हेलो गाइस, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4th चैप्टर स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990 के 4th पार्ट की स्टडी करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी। स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। तो फ्रेंड्स, जो 1947 से 1990 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वेरियस स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो पाई। तो स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को समझने के लिए मैंने इसे 4 टॉपिक्स में डिवाइड कराया है। अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, उसकी स्टैब्लिशमेंट के लिए लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कम पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो क्या है, बेस होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, बिकॉज इसके अंदर कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अंदर क्या होता है, लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या दे पाती है, एम्प्लॉयमेंट दे पाती है। तो जो प्लानिंग के तहत जो ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के, जैसे एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी, मतलब जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी कोर रोल प्ले कर सकती थी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, रोजगार के संसाधन मिल सकते थे। क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर कम पूंजी की आवश्यकता होती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाती है। तो इसी के तहत जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करा। तो इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डिटेल स्टडी करेंगे और वीडियो के एंड में हम इंडस्ट्री के गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट की भी स्टडी करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। तो देखिए, जो गवर्नमेंट के प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत हाई लेवल पे प्रमोट किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बिकॉज जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, मतलब जो ब्रिटिशर्स से हमें इनहेरिटेड में जो इकोनॉमी मिली थी वो कैसी इकोनॉमी थी, लेबर सरप्लस इकोनॉमी थी और दूसरी तरफ कैपिटल डेफिसिट इकोनॉमी थी। मतलब हमारे इकोनॉमी के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा थी और पूंजी का बहुत अभाव था। तो जो हमारी वर्क फोर्स है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल सकता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होता है और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था। क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे बेस है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाता है और इसको स्टार्ट करने के लिए लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड 2 ब्रॉड डायमेंशंस। तो देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी 2 ब्रॉड डायमेंशंस होती है। पहले नंबर पे होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को जनरेट करने में हेल्प करती है। दूसरी तरफ होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। तो पॉइंट्स को समझते हैं। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक आयरन, स्टील एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को अचीव करने में या जनरेट करने में हेल्प कर पाती है। अब देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे बढ़ता है। जब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्प्रेड होता है, क्योंकि इंडस्ट्री के द्वारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। और एक और बात, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है सिमिलरली होती है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की इंडस्ट्रीज होती है वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती है, मतलब मशीनें प्रोड्यूस करती है जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सेकंड देखिए, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिसाइड सोशल जस्टिस। तो देखिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल जस्टिस हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होता है ऑन टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाती है। और दूसरी तरफ देखिए हमारे इंडिया के अंदर क्या है, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर और उसके बाद भी हमारे मोस्ट ऑफ जो पीपल थे, इंडियन लोग थे, वो क्या थे, पुअर थे और वो बड़े उद्योग स्थापित नहीं कर सकते थे और उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एकमात्र सहारा था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का और सोशल जस्टिस का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात समझने की है कि आखिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की पार्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है, बट इसको समझने के कुछ पैरामीटर्स हैं। तो देखिए जैसे अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट 5 करोड़। तो देखिए आज के टाइम पीरियड पर अगर किसी इंडस्ट्री को आप डिसाइड करना चाहते हो कि वो कैसी इंडस्ट्री है, तो अगर किसी इंडस्ट्री की 5 करोड़ से कम कैपिटल है, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट है, पर्टिकुलरली जैसे मान लीजिए एक एक्स कंपनी है और उसकी अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है, तो हम उसे कह सकते हैं ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और अगर किसी इंडस्ट्री की 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तब उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं कहेंगे। तो जो आज के टाइम पीरियड पर है वो 5 करोड़ है, बट इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर, मतलब 1951 के टाइम पीरियड पर ये 5 लाख था, मतलब 5 लाख था। तो देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग इट वाज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एग्जिस्ट 5 लाख। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज के टाइम पीरियड पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। चलिए आगे चलते हैं। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग गोल एंड प्लानिंग वॉज अंडरलाइंड द कार्वे कमेटी ऑल्सो कॉल्ड। देखिए अब समझने वाली बात यह है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो रोल है उसके तहत जो 5 ईयर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरे नंबर पे क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनको अचीव करने के लिए किसको अंडरलाइन किया गया, कार्वे कमेटी। जो कार्वे कमेटी है ना वो क्या करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो फीचर्स होती है इन सबको इसी के द्वारा डिफाइन किया गया था। तो देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद में 1955 में, किस टाइम पीरियड में, 1955 में क्या हुआ, कार्वे कमेटी का गठन हुआ। इसके तहत जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी इनको बढ़ावा देने के लिए इनको हर इंडिया मतलब हर स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके, तो इसी पर्पज से क्या हुआ, कार्वे कमेटी का गठन हुआ। और एक बात समझने वाली है, कार्वे कमेटी को क्या विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कार्वे कमेटी है उसका गठन कब हुआ था, 1955 में, और किस पर्पज से हुआ था, जो 5 ईयर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट, इनको अचीव करने के लिए कार्वे कमेटी का गठन हुआ, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन कर पाए, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको ओपन करने के लिए लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या दे पाती है, एम्प्लॉयमेंट दे पाती है। तो देखिए आगे, सेवरल बोर्ड वर एस्टैब्लिश टू प्रमोट दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर बात समझने वाली ये है, जो कार्वे कमेटी थी उसके तहत क्या है, बहुत सारे बोर्ड्स को इस्टेब्लिश किया गया जिससे कार्वे कमेटी को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, हैंडलूम बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड। तो देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो सिल्क का प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा होता था, तो इसी पर्पज से क्या है, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कार्वे कमेटी के तहत क्या हुआ, बहुत सारे बोर्ड्स को स्थापित किया। उनमें से क्या है, हैंडलूम बोर्ड और एक सिल्क बोर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, मतलब विशेषताओं को समझते हैं। तो देखिए 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। फर्स्ट नंबर पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो कैसी होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे बेस होती है। मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होता है ऑन टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और ये क्या होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मशीनों की जरूरत नहीं होती है, इसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अच्छे से पॉइंट को समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ लेबर इंटेंसिव व्हाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव। तो जैसा कि मैंने बताया, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे बेस होती है,
और इसके अंदर लार्ज और दूसरी तरफ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी बेस होती है। मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर लेबर्स की रिक्वायरमेंट कम होती है और मशीनों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर क्या होता है, लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और मशीनों की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, दूसरी तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए मोर कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, टू प्रोड्यूस गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर लेबर देन कैपिटल। तो देखिए जो प्रोड्यूसर होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इतनी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो जो गिवन आउटपुट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि कैपिटल की होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड यूज मोर कैपिटल देन लेबर। दूसरी तरफ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर क्या होता है, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि लेबर की। तो देखिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पर, वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी फ्रॉम ब्रिटिश विच वॉज कैपिटल डेफिशिएट एंड इकोनॉमी एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी। तो देखिए हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी थी, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर जो हमें ब्रिटिशर से इनहेरिटेड में जो इकोनॉमी मिली थी वो कैसी इकोनॉमी थी, लेबर सरप्लस इकोनॉमी थी और कैपिटल डेफिशिएट इकोनॉमी थी। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी के पास में बहुत सारी लेबर फोर्स थी बट हमारे पास कैपिटल नहीं थी, कैपिटल की कमी थी, लेबर सरप्लस इकोनॉमी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फोर्थ पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। फिफ्थ देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर प्लानर राइटली थॉट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो देखिए जो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उसे हमारे प्लानर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अचीव किया जा सकता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की फॉर्मेशन के द्वारा। मतलब ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट की स्टडी करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती थी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली शिफ्ट किया जा सकता था। एंड वन मोर थिंग, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर इक्वालिटी ओरिएंटेड थी। मतलब क्या होता था, समानता होती थी। अगर कोई भी न्यू पर्सन अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहता था तो वो इजीली स्टैब्लिश कर सकता था, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के स्टैब्लिशमेंट के लिए ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी जाती है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो बिजनेस साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उन्हें जहां पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो पाती है वहां पर एस्टैब्लिश किया जाता है। तो पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील, रावलकेला स्टील इज ऑफन एस्टैब्लिश्ड क्लोज टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो जैसा कि मैंने बताया, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उन्हें क्या होता है कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब जहां पर कच्चे माल की अवेलेबिलिटी इजीली हो पाए वहां पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है। बट दूसरी तरफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड पॉइंट देखिए, दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज। मतलब बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसे क्या होती है कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उन्हें ऑलवेज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री के पास ही स्टैब्लिश किया जाता है। मतलब जहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इजीली हो पाए वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है, इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी जाती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस लीड टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपने इंडस्ट्री को कच्चे माल की अवेलेबिलिटी से ज़्यादा दूर पे स्टैब्लिश करा तो उसके लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से जो प्रोडक्ट होगा वो महंगा हो जाएगा, और महंगे प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर कोई भी नहीं खरीदता है। तो इसलिए इसी लिमिटेड सेम के बेसिस पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसे कच्चे माल के सोर्सेज के पास ही स्टैब्लिश किया जाता है, और इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर
लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी जाती है। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसका बिजनेस साइज थोड़ा छोटा होता है और उसके अंदर लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को के अंदर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। तो देखिए फोर्थ पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन दी अदर हैंड शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। फिफ्थ देखिए, इट इज देयर फॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड कंट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ। तो देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो इक्वालिटी ओरिएंटेड होती है, इसलिए कंट्री के अंदर क्या देखा जाता है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ देखी जाती है, मतलब समान रूप से ग्रोथ देखी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट की स्टडी करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयर इक्विटी ओरिएंटेड। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसको स्टार्ट करने के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के स्टैब्लिशमेंट के लिए क्या होता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, ना कि कैपिटल की। और दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसलिए इक्विटी ओरिएंटेड होती है। इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। तो देखिए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जैसा कि मैंने बताया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उन्हें स्मॉलर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो बिजनेस साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हैवी मशीन्स खरीदने पड़ते हैं, प्लांट्स खरीदने पड़ते हैं, लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, इसलिए वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए स्मॉल पीस ऑफ लैंड चाहिए होती है और वो इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसके कंपैरिजन में लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑन इकोनॉमी पावर। दूसरी बात देखिए, फर्स्ट थिंग ये है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो क्या है, इकोनॉमी पावर बनने के लिए तैयार रहती है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि मशीनों से प्रोडक्शन होता है और इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। बट दूसरी तरफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि उसे आगे चल के इकोनॉमी पावर बनना है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ होएगी तो मीडियम साइज बिजनेस हो जाएगा, फिर लार्ज स्केल हो जाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब तक स्मॉल रहती है, जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम होती है, और उसकी इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई तो वो मीडियम साइज इंडस्ट्री हो जाएगी। तो देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसकी ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता कि उसे आगे चल के इकोनॉमी पावर बनना है, बट रेदर इट प्रमोट्स इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो क्या है, इक्वलिटी को प्रमोट करती है, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर इक्वलिटी होती है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, इक्विटी इज द फर्दर प्रमोट्स बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एज कंपेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर पर यूनिट इन्वेस्टमेंट के तहत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है एज कंपेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट के। तो देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट पे भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरी तरफ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी कम लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो जो फोर्थ पॉइंट है उसका ओपिनियन ये है कि अगर पर यूनिट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है एज कंपेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो देखिए इन तीनों पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप इजीली समझ पाए होंगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। 1947 से 1991 के टाइम पीरियड में इंडस्ट्री के अंदर जितने भी एक्ट पास हुए थे उन एक्ट की स्टडी करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट एक्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948। तो 1948 में IDRA मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के तहत
अगर कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर न्यू इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज के अंदर उसकी मतलब ग्रोथ करना चाहता है, मतलब उसका साइज इंप्रूव करना चाहता है या तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, तो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पॉइंट की स्टडी करते हैं। देखिए, न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी स्टैब्लिश विदाउट ए लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अगर कोई न्यू इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है उसे क्या लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा और साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेकेंड, एंड व्हेन एंटरप्राइज वांट टू एक्सपेंड या ग्रोथ देन ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइसेंस। तो देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन है वो अपना एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज का साइज एक्सपेंड करना चाहता है या उसकी ग्रोथ करना चाहता है तो भी क्या है, लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो 1948 में IDRA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था वो समझ में आया होगा। सेकेंड एक्ट की स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। तो जो 1956 का ईयर था, इस टाइम पीरियड पर सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ, इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में इंक्रीज होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होना चाहिए और साथ में जो हैवी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर भी ग्रोथ होनी चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनमें भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो कुल मिला के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए। तो देखिए, जो IPR पॉलिसी थी, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसके तहत क्या था, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। तो जो पहली कैटेगरी थी उसके अंदर क्या था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया गया था PSU के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए। और जो सेकंड कैटेगरी थी उसके अंदर क्या था कि जो 12 इंडस्ट्रीज थी, मतलब कुछ उद्योग थे, उसके अंदर क्या था, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों मिलके न्यू इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते थे। और जो थर्ड कैटेगरी थी उसके अंदर क्या था, जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के अंदर नहीं आता, वो सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई थी। तो देखिए, इसको और अच्छे से समझते हैं। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो मैंने बताया कि इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा, 3 में। तो देखिए, इंडस्ट्री वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। फर्स्ट कैटेगरी देखिए, दोज विच वुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके अंदर क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को किसके लिए रिजर्व कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर के अंदर, मतलब प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। प्राइवेट सेक्टर के पीछे फुल स्टॉप लगा था, उसकी लिमिटेड, मतलब उसके ऊपर बाउंडेशंस लगा दी थी, कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। तो कितनी इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज थी जिन्हें रिजर्व कर दिया गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए। तो जो ये इंडस्ट्रीज थी कैसे टाइप्स की थी, इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, मतलब जो बड़े बड़े सामरिक उद्योग थे, मतलब जिसके अंदर ऐसी मशीनरीज का प्रोडक्शन होता था जो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प कर पाती थी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या है, PSU के लिए रिजर्व कर दिया गया। सेकंड कैटेगरी की स्टडी करते हैं, दोज विच कुड बी एस्टैब्लिश्ड बोथ एज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन्हें पब्लिक सेक्टर भी स्टैब्लिश कर सकता था और प्राइवेट सेक्टर भी। तो देखिए, ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12 इंडस्ट्रीज थी जिन्हें प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंटरप्राइजेस स्टैब्लिश कर सकती थी। बट जो प्राइवेट सेक्टर होएगा उसका रोल सेकेंडरी रहेगा और जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उसका जो रोल रहेगा वो प्राइमरी रहेगा। मतलब प्राइमरी रोल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, अगर उसको एस्टैब्लिश करना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी, PSU को, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उस इंडस्ट्री को कौन एस्टैब्लिश कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए, इन 2 बिंदुओं की भी स्टडी करते हैं। फर्स्ट पे, हाउएवर प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले ओनली सेकेंडरी रोल। तो मैंने बताया आपको कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कौन सा रोल प्ले करेगा, सेकेंडरी रोल। एंड देखिए, न्यू इंटरप्राइजेस वर टू बी एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली इन दी पब्लिक सेक्टर। अगर कोई न्यू इंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश करना होगा तो सबसे पहले प्राइमरी रोल किसका रहेगा, पब्लिक सेक्टर का। अगर पब्लिक सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है उस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए तो फिर किसके पास अपॉर्चुनिटी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के पास। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड कैटेगरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थर्ड कैटेगरी देखिए, ऑल द इंडस्ट्री अदर देन फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। तो एक बात समझो कि जो फर्स्ट कैटेगरी है और सेकंड कैटेगरी के अंदर
जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है उन इंडस्ट्रीज को छोड़ के जो बची हुई इंडस्ट्रीज है वो किसके अंदर आएगी, थर्ड कैटेगरी के अंदर। क्योंकि जो थर्ड कैटेगरी है ना उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इसे प्राइवेट लोगों के लिए छोड़ दिया। प्राइवेट लोग इसके अंदर बिजनेस कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए इसके तहत ही जो IPR है उसके तहत ही क्या है कि PSUs के ऊपर भारत सरकार ने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा भरोसा जताया, तो हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। तो एक बात समझने वाली है, जो IPR पॉलिसी है उसके तहत जो PSU है उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा रोल किसका रहने वाला था, PSU। थर्ड एक्ट की स्टडी करते हैं, MRTPA मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो जो 1969 है इस टाइम पर मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट भारत सरकार ने क्या करा, लागू करा। तो इस एक्ट के तहत भारत सरकार ने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस लगा दिए, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनके ऊपर, उनके साइज के, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगाए थे। तो देखिए इस एक्ट को और अच्छे से समझते हैं। पहले नंबर पे देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे फोकस करती थी। इसकी वजह से ज़्यादा लोगों को क्या मिल पाता था, एम्प्लॉयमेंट मिल पाता था। तो दूसरी तरफ क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसके अंदर क्या होता था, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी लेकिन ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इनके ऊपर बहुत सारी रेगुलेशंस लगा दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे। इसी वजह से इनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार ने इनके ऊपर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी। सेकंड पॉइंट देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज रेगुलेटेड थ्रू MRTP एक्ट। तो मैंने बताया कि जो MRTP एक्ट है वो क्या करता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको सीमित कर देता है, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रेगुलेशंस लगा दी थी। ऑन दी अदर हैंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंपटीशन। तो दूसरी तरफ देखिए सरकार ने जो ये 1969 एक्ट है उसके तहत क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा कंपटीशन से। क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इफिशियंसी है, वो इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन कर सके। इसलिए भारत सरकार ने क्या करा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो 1947 से 1991 के बीच में जो भी एक्ट पास हुए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ये जो एक्ट है इनका हमने सिर्फ अभी ओवरव्यू पढ़ा है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, और आप इतना पढ़ लोगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप प्लीज़ इसे नोट भी करना, वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलते हैं गाइस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए एक्ट्स की स्टडी करने के बाद अब हम साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990, मतलब 1950 से लेके 1999 तक जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटजीज थी, अब हम उनके साइलेंट फीचर की स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इन फीचर्स की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 2 पार्ट 6 की वीडियो को जरूर देखना। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडियन इकोनॉमी की जो प्लानिंग थी उसके अंदर जो अपनाए गए स्ट्रेटजीज थी उनके फीचर्स की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो उस वीडियो का जो टॉपिक था उसका नाम है फीचर ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, मतलब 1991 तक अपनाए गए जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी, जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट्स थे, उन सबकी डिटेल स्टडी करने को मिलेगी आपको वीडियो नंबर 6 चैप्टर 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो को जरूर देखोगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल फीचर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990 वाज फॉलोज। तो देखिए इसके अंदर आपको समझने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट थी उसने PSUs के ऊपर बहुत हैवी रिलायंस रखा और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल लगाए, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को न्यू इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट थी उसने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई थी, जिसका मतलब है कि
हमारे इंडिया के अंदर उन गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा जिनको हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। और हमारे इंडिया के अंदर हैवी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने अलग से इनिशिएट्स लिए, और ज़्यादातर जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उन्हें गवर्नमेंट ने क्या करा, पीएसयूज के लिए रिजर्व कर दिया। तो जो भी 1950 से 1990 के बीच में जो गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, उन सब की अब हम स्टडी करते हैं और आप समझ पाओगे इसके बाद में कि जो 1950 से 1990 के बीच में गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजीज थी वो कैसी थी और जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ कर पाया। एक एक करके इन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, पब्लिक इंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए, एक बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ के लिए जो सेंट्रल रोल प्ले करेगा वो कौन करेगी, पब्लिक इंटरप्राइजेस, मतलब पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जो पीएसयूज थे उनको बहुत ज्यादा पावर्स थी, क्योंकि जो पीएसयूज थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल में वर्क करते थे और जो पीएसयूज के प्रॉफिट थे वो गवर्नमेंट के पास जाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ की पीएसयूज की। गवर्नमेंट का मानना ये था कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है और इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है तो पीएसयू ही एक मात्र सहारा है जिसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ की जा सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हैवी रिलायंस रखा किसके ऊपर, पीएसयूज के ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेकंड पॉइंट देखिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ ओनली सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट टू अंडर द परमिट लाइसेंस राज। तो देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर था उसकी ग्रोथ के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, और प्लस में उसे अपनी इंटरप्राइज का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। इसलिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो क्या था, सेकेंडरी था, और जो प्राइमरी रोल था वो किसका था, पीएसयू का था। थर्ड पॉइंट देखिए, इट वाज ए सिस्टम अंडर विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन द लीगल प्रेस्क्राइब लिमिट प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो देखिए, जो मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। एक रिस्ट्रिक्शन ये भी थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी लीगल प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर ही प्रोडक्शन कर सकता था, वो अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाके प्रोडक्शन नहीं कर सकता था। मान लीजिए एक XYZ इंडस्ट्री है, फोन प्रोड्यूस करती है, तो उस इंडस्ट्री की पर मंथ की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 10,000 फोन्स थी। तो वो XYZ इंडस्ट्री 10,000 फोन्स के अलावा एक भी फोन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे इतनी ही अथॉरिटी दी है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस है, उनकी रेगुलेटेड तरीके से ग्रोथ की। फोर्थ पॉइंट देखिए, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो किसको फोकस करता था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा पहले जिनको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को और बेटर तरीके से समझते हैं। तो देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इम्प्लाइंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स वाज टू बी अकॉर्डेड अ हायर प्रायोरिटी विच वर इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, यहाँ पर उन गुड्स का प्रोडक्शन प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उन्हें ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा जिनको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। 6 पॉइंट देखिए, द बेसिक आइडिया टू अचीव सेल्फ रिलायंस एज टू इकोनॉमी द यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो देखिए, इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पीछे हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना था, मतलब आत्मनिर्भर बनाना था, और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना था, सेव करना था। क्योंकि मान लीजिए हमारे इंडिया क्या करता, कुन गुड्स का इंपोर्ट करता, तो उससे क्या होता कि हमारे इन कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले जाता। इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कम हो जाता। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनानी चाहिए, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम उन गुड्स का हमारे देश में प्रोडक्शन करेंगे जिन्हें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा देश क्या बन जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा, मतलब आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो देखिए, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेव करने के पीछे ओपिनियन क्या था, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल की रिजर्व नहीं है। दूसरी बात, अगर हमें डिफेंस गुड्स की
रिक्वायरमेंट होती है तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्री से ही परचेज करते हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है इन कार्यों के लिए उपयोग हो सकेगा। अगर हम उसे रिमेनिंग मतलब फूड ग्रेन के लिए खर्च कर देंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। 7 देखिए, एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। और एक और बड़ी बात थी, मतलब 90s के टाइम पर जो फीचर्स थे उसके अंदर क्या था कि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएट्स करे थे। क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनकी इफिशियंसी इतनी अच्छी नहीं थी और वो कंपटीशन को फेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो फॉरेन कंपटीशन के गुड्स होते थे वो काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते थे। अगर वो इंडियन मार्केट्स में आते तो इंडियन मार्केट में उनकी मोनोपोली हो जाती, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स होते हैं, मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और दूसरी तरफ वो मशीन मेड गुड्स होते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या आती, कम आती है। और दूसरी तरफ जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनके जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर थोड़ी क्वालिटी भी कम होती है। दूसरी बात, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा आती है, इसलिए उनका जो प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस, वो ज़्यादा होता है। तो एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है कि जो लो कॉस्ट पे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे उन्हें वो परचेज करता है। तो इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन गुड्स क्या हो जाते हैं, उनकी डिमांड कम हो जाती है और फॉरेन गुड्स की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाई। किस लिए अपनाई, हमारी इंडियन इंडस्ट्री को किससे बचाना था, फॉरेन कंपटीशन से। तो देखिए, जो प्रोटेक्शन वाज टू बी ऑफन थ्रो, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन करा, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, इंपोर्ट्स के ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से हमारे इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन विदेशों से इंपोर्ट ना कर सके। दूसरा देखिए, फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटा। अब यहाँ पर क्या था, मान लीजिए कोई नेसेसरी गुड्स है, अगर उनका कोई इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर सरकार ने क्या कर दिया, इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दिया। उस प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता था। तो देखिए, इट वाज रियलाइज दैट प्रोटेक्शन वुड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो जो ये प्रोटेक्शन पॉलिसी थी उसके पीछे एक आइडिया था कि इससे हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 8 पॉइंट देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद द व्यू ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन द कंट्री। तो देखिए, गवर्नमेंट ने क्या करा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करा और उसके पीछे बेसिक जो आइडिया था उनका, वो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्प्रेड करना था ऑल ओवर कंट्री के अंदर। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इनहेंस करने के लिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज होती है उसे ज्यादा से ज्यादा कौन यूज कर पाता है, इंडस्ट्री ही यूज कर पाती है। 9 पॉइंट देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद द व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उन्हें क्यों डेवलप किया गया, उनका उसके पीछे एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और जिसकी वजह से इक्विटी हो पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत अपनाए गए साइलेंट फीचर्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के गुड इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो जो गुड इफेक्ट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अपनी इन्फेंट एज में था। मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या है कि टूवर्ड जीडीपी बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाता था और हमारी वर्किंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाता था। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। बट फ्रेंड्स, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेरियस स्ट्रेटजीज अपनाई जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ कर पाया, इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन बढ़ा। तो अभी हम गुड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट ए बिग पुश। तो जो हमारी इकोनॉमी थी उसे एक बड़ा पुश मिला, मतलब बिग पुश मिला। अब देखिए ये बिग पुश मिला कैसे। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करा इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करी, हैवी एक्सपेंडिचर करे, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या मिला, एक बिग पुश मिला और हमारी इकोनॉमी को भी एक बिग पुश मिला। तो देखिए फर्स्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो देखिए जो गवर्नमेंट ने हैवी इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और देखिए इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्ड अ सिग्निफिकेंट राइज। तो देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। थर्ड देखिए, देयर वाज अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। तो देखिए एक रिकॉर्ड
इंक्रीज देखा गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोडक्शन में। 6% एनुअल ग्रोथ रेट थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ रेट होती है, समृद्धि की दर होती है, वो कितनी थी? 6% थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी के लिए। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो स्टैग्नेंट से अब किस तरफ बढ़ गया था? डेवलप्ड सेक्टर की ओर बढ़ गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, देयर वाज ए मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर स्पष्ट रूप से विविधीकरण देखा गया। मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हो सकी थी और जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वेराइटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर पाया था। तो देखिए इसे और अच्छे से समझते हैं, पॉइंट को समझते हैं। द सनराइज इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इन पार्टिकुलरली मार्क्ड इट्स इमरजेंस इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो देखिए जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके अंदर क्या देखा था? स्पष्ट रूप से डाइवर्सिफिकेशन देखा था। मतलब इसके अंदर न्यू न्यू इंडस्ट्रीज आती जा रही थी और वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो उसी के तहत एक इंडस्ट्री थी सनराइज इंडस्ट्री। तो सनराइज इंडस्ट्री कैसी होती है? वो जो नए उद्योग जो अभी पार्टिकुलरली मार्केट में आए हैं, जिनके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस टाइम पीरियड पर जो इलेक्ट्रॉनिक था उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई। तो देखिए आज हमारा इंडिया बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है जिनके अंदर पार्टिकुलरली इंडिया बहुत हाई लेवल पे एक्सपोर्ट करता है। इंडिया आज के टाइम पीरियड पर सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि इंडस्ट्री का गुड इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन देखा गया और यहाँ पर सनराइज इंडस्ट्रीज का जो रोल है वो अहम हो गया था, क्योंकि सनराइज इंडस्ट्रीज बहुत हाई लेवल पे ग्रोथ कर रही थी। थर्ड पॉइंट की स्टडी करते हैं जो इंडस्ट्री का गुड इफेक्ट है। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक रावलकेला भिलाई स्टील प्लांट्स प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट इंडियन इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ? लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हुआ? खिसका हुआ। मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में था। बट जब से इंडियन इकोनॉमी के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो पाई है, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बढ़ी है। मतलब क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है एज कम्पेयर बिफोर। तो देखिए जब से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई है, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, तब से हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का स्प्रेड हो पाया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का आज यूज हो पाता है। पॉइंट को समझते हैं। द इंडियन इकोनॉमी शोड इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसने प्रूव करके दिखाया कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी वो पोटेंशियल है, एबिलिटी है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट्स को सह सके। मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत हाई लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया और जिसके अंदर हैवी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया। क्यों इस्टेब्लिश किया गया? जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए और टोटल प्रोडक्शन बढ़ पाए। और मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से क्या हो पाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बढ़ पाती है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्प्रेड हो पाता है इकोनॉमी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, पहली बात। और दूसरी बात, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलता है? इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। तो इसी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो सरप्लस लेबर थी उन सबों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सोशल जस्टिस होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो इंडस्ट्री के गुड इम्पैक्ट्स थे वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब इंडस्ट्री के बैड इम्पैक्ट्स की स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई स्ट्रैटेजीज के बैड इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं। मतलब क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई थी उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बैड इफेक्ट्स पड़े। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या करा? पीएसयूज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा, पीएसयूज के ऊपर बहुत हैवी रिलायंस रखा। बट जो पीएसयूज थे 90s के टाइम पर क्या हो गए थे? लॉस मेकिंग हो गए थे। इसलिए जो पीएसयू थे वो क्या हो गए थे?
डेट ऑफ सोशल वेट हो गए थे। मतलब क्या हुआ कि जो पीएसयू थे वो सामाजिक भार हो गए थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या करा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर इफिशियंसी नहीं आ पाई और उनके अंदर क्वालिटी, कंपटीशन को फेस करने वाली क्वालिटी भी नहीं है। और तीसरे नंबर पे है हमारी इंडियन इकोनॉमी ने क्या कर मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने की पॉलिसी अपनाई। इसके कंपैरिजन में अगर इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने की पॉलिसी अपनाई होती तो हमारे इंडिया के अंदर कभी फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं होती। तो देखिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है पब्लिक सेक्टर मोनोपोली ग्रेजुअली टर्न आउट टू बी डेड ऑफ सोशल वेट। मतलब जो पीएसयूज थे उनकी मोनोपोली के कारण ही जो पीएसयूज थे उनके अंदर क्या होने लग गया, डेड ऑफ सोशल वेट। मतलब वो सामाजिक भार हो गए थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। कैसे हो गए थे, क्योंकि जो पीएसयूज थे उनके अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था, क्योंकि उन्हें लाइसेंस होता था और उनके कंपैरिजन में मतलब उनके कंपटीशन में कोई दूसरी इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं हो पाती थी। इसलिए वो जैसे भी गुड्स बनाते थे उन्हें मार्केट के अंदर लोगों को खरीदना पड़ता था और इसी कारण जो पब्लिक सेक्टर थे उनकी मोनोपोलीज हो गई थी मार्केट के अंदर। और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये क्या हो गए, डेट सोशल वेट हो गए, मतलब सामाजिक भार हो गए हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। कैसे हो गए थे देखिए, इनको और अच्छे से समझते हैं। इफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज एंड प्रिफरेज इमर्ज एज देयर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो पीएसयूज थे उनके अंदर बहुत ज्यादा इनइफिशिएंसी, अकुशलता पाई जाती थी, करप्शन बहुत ज्यादा होने लग गया था, लीकेज बहुत ज्यादा होने लग गई थी और ये हमारी पीएसयूज की प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक बन गई थी। तो देखिए सेकंड नंबर पे, बाय इंक्रीजिंग ह्यूज लॉसेस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस लेड टू इनसफिशिएंट यूजेस ऑफ स्केयर नेशनल रिसोर्सेज। अब एक बात देखिए, जो पीएसयूज थे उनके अंदर इफिशियंसी इतनी मतलब इनइफिशियंसी इतनी ज्यादा हो गई थी जिसकी वजह से हमारे जो पीएसयू थे वो स्केयर नेशनल रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे थे। तो आप समझ सकते हो जो पीएसयूज के ऊपर सरकार ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, पीएसयूज के ऊपर हैवी रिलायंस रखा और एट द एंड रिजल्ट क्या आता है, जो पीएसयूज थे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर सामाजिक भार हो गए थे। तो ये एक सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट है हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज का। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ। तो देखिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बेटर करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रोटेक्शन नीति अपनाई। किससे प्रोटेक्ट करना चाहता गवर्नमेंट ने, फॉरेन कंपटीशन से। तो देखिए फॉरेन कंपटीशन से तो इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर लिया हमारी गवर्नमेंट ने, बट जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो इफिशियंसी है वो आज भी इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना नहीं कर सकती है। तो देखिए इसे और अच्छे से समझते हैं। बट इट फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो क्वालिटी है उसको आज भी हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज नहीं फेस कर पाती है, मतलब उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाती है। सेकंड देखिए, लैक ऑफ कंपटीशन प्रमोट्स द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर टू फोकस अपॉन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट। तो देखिए हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ कि जो प्रोटेक्शन की वजह से हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो किसके ऊपर फोकस करते थे, मोनोपोली क्रिएट करने के ऊपर। वो क्या है अपनी क्वालिटी और कंपटीशन के पर्पज से प्रोडक्शन नहीं करते थे। देखिए जिस मतलब जहां पर कंपटीशन होता है ना वहां पर क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है, लेकिन जहां पर मोनोपोली हो जाती है ना वहां पर क्वालिटी बेटर नहीं होती है, वहां पर क्या होता है कंज्यूमर्स का ज्यादा शोषण किया जाता है। तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो किसके ऊपर फोकस करती थी, मोनोपोली के ऊपर। तो इसलिए हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी को अचीव करने में फेल हो गए और आज हमारी इंडस्ट्रीज इस सिचुएशन पे है कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना नहीं कर सकती है। लास्ट देखिए, ग्रोथ थ्रू कंपटीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वाज कन्वेंटली अवॉइडेड। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन पॉलिसी थी उसके तहत क्या था, जो कंपटीशन था उसको क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन करने नहीं दिया। इसी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो आज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसके अंदर क्या है, इनसफिशियंसी पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, कंपटीशन को फेस करने की आज भी हमारे इंडस्ट्रीज के पास में कैपेसिटी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट की स्टडी करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी का बैड इफेक्ट है।
सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जो गवर्नमेंट थी उसकी प्लानिंग के तहत क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, और किसके थ्रू, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। मतलब क्या है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या किया जाता था कि उन गुड्स का कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन किया जाता था जिन्हें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब गवर्नमेंट का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि अगर मान लीजिए हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। बट फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करा कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके क्या अर्न करना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहिए। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया होता तो हमारी कंट्री के अंदर कभी भी फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं होती और इंडिया के अंदर कभी भी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस नहीं आता, जो 90s के टाइम पर हमारी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा था। क्योंकि 90s के टाइम पीरियड पर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को अपने स्वर्ण भंडार मतलब गोल्ड रिजर्व्स को वर्ल्ड बैंक के पास में क्या रखना पड़ गया था, गिरवी रखना पड़ गया था। तो देखिए इसे और अच्छे से समझते हैं। रेदर देन जनरेशन इफ थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो देखिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखा, किसके ऊपर फोकस रखा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को क्या किया जाए, सेव किया जाए। तो देखिए आगे चलते हैं। प्रूव टू बी एन इनसफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो जो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी वो बहुत इनसफिशिएंट पॉलिसी प्रूव हुई हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इसे और अच्छे से समझते हैं। आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टार्टेड श्रिंकिंग। तो एक बात तो समझने वाली यही है, हमारी गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जिसके तहत क्या है, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के ऊपर ज्यादा बल दिया गया था। बट हम फॉरेन एक्सचेंज को कब तक सेव कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात थी। इसलिए हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो श्रिंकिंग होने लगे, मतलब कम होने लगे, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या है, क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें बहुत हाई लेवल पे इंपोर्ट करना पड़ता है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो कंट्री से बाहर देशों में हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लग गए। तो देखिए एंड बाय द एंड ऑफ 90s दीज स्टॉक्स रिच्ड देयर बॉटम। तो मैंने बताया आपको 90s के टाइम पीरियड पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो अपने बॉटम पे थे, इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक के पास में अपने गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखना पड़ा था। देखिए इसी का सेकंड पॉइंट, सो मच सो दैट वी हैड टू प्लीज आवर गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू सेल्व आवर बोरोविंग। तो देखिए जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसने बहुत सारी बोरोविंग्स ले रखी थी और उसी की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को, मतलब इंडियन कंट्री की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपने गोल्ड रिजर्व्स को वर्ल्ड बैंक के पास में गिरवी रखना पड़ गया। तो देखिए जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा बैड इफेक्ट थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंडस्ट्रीज की प्लानिंग के तहत जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज थी उसके बैड इम्पैक्ट्स को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हमें एक और बात समझनी है कि हमने इस वीडियो के अंदर अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो एक बारी देखिए, जो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा उसके अंदर देखो, सबसे पहले जो पढ़ा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो के अंदर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बहुत डिटेल में स्टडी करी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा है और इन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के बाद में आप समझ पाए होंगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को क्या मिल पाया, एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाया और जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई, मतलब सोशल वेलफेयर बढ़ा। तो देखिए इसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट्स पास किए थे किसके लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, तो उन एक्ट्स की भी हमने डिटेल में स्टडी करी है। उसके बाद हमने जो इंडियन इकोनॉमी के जो साइलेंट फीचर्स थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत अपनाए थे उनकी भी बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करी है। फिर जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत जो उन स्ट्रैटेजीज के गुड इम्पैक्ट थे उनकी भी हमने डिटेल में स्टडी करी है। लास्ट में हमने जो हमारी भारतीय सरकार है उसके द्वारा जो अपनाई गई स्ट्रैटेजीज है उसके बैड इम्पैक्ट की स्टडी करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो का कंटेंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय।